नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जिसने देश पर करीब 70 साल तक राज किया। लेकिन आज ये पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नेता लगातार पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। बेशक उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने युवाओं पर फोकस रखने की बात की हो, लेकिन लगता है कि पार्टी से अब युवाओं का मोहभंग हो चुका है। तभी तो गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अब हरियाणा में भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसके कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई छोड़ेंगे हाथ का साथ ही सवाल यह भी है कि मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में पार्टी ने 3 दिन तक नया संकल्प भी लिया और चिंतन भी किया, लेकिन पार्टी की चिंता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस चिंतन शिविर में फैसला लिया गया कि पार्टी में युवाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने फैसला लिया कि आगामी चुनावों में 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा। संगठन में भी युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। लेकिन लगता है कि इन सब के बावजूद पार्टी युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाई है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार सुनील जाखड़ ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और कमल का दामन थाम लिया है। अब हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान खासतौर पर राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसकी जानकारी खुद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरने एवं अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भी कमल के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री से मिलना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं मिल सकता। विपक्ष के आदमी भी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन आगे क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई वो मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की। कोई भी जब खैर ठीक है कोई बड़ा नेता जाता है थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यहाँ पर जनता मन बना चुकी है इस भाजपा को हटाने का। और जहाँ तक है कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बड़े नेता हैं और वो मिले हैं तो उनकी अपनी बातें हों। बेशक कुलदीप बिश्नोई ने अभी बीजेपी ज्वाइन ना की हो, लेकिन सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कुलदीप बिश्नोई का पार्टी में पहले ही स्वागत कर दिया है। सुनीता दुग्गल ने कहा है कि बिश्नोई पहले भी बीजेपी के साथ अलायंस में रहे हैं, अब सीएम से मिले हैं तो अच्छे संकेत हैं। हाल फिलहाल में कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई भी कोई फैसला लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। कुलदीप बिश्नोई इससे पहले 3 बार विधायक 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता कभी हाँ तो कभी ना का रहा। कुलदीप पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन साल 2007 में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम की पार्टी बना ली, लेकिन हचका का सियासी फायदा उन्हें नहीं मिल सका। नतीजतन वो अपनी पार्टी के साथ दोबारा कांग्रेस की कश्ती पर सवार हो गए। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उनके दुष्यंत चौटाला के हाथों हार हो गई थी। इस हार के बाद उनकी राजनीतिक पार्टी के वजूद पर सवाल उठे, जिसके बाद 2016 में कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। अब कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से ही नाराज बताए जा रहे हैं।
क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में वो सबसे आगे थे। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कुलदीप बिश्नोई भी अलग राह चुन लेंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारत भूषण ग्याल जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ टीना करमबीर जी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मेहुला जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आते हुए और आप सभी का स्वागत भी करते हुए, आपको लग रहा है इतना आसान रहेगा? करते रहे, वो एक्सपेरिमेंट के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा है, लेकिन इतना आसान होगा उनके लिए? देखिए अमित जी, आपने अभी अभी कह दिया जी, कुलदीप बिश्नोई एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं, और खाली एक्सपेरिमेंट नहीं, वो कई बार पार्टी पे दबाव बनाने के रूप में भी जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो सीएम से 1-2 बार मिल चुके हैं। हालांकि बाद में कहा गया कि ये कुछ विकास कार्यों को लेकर मैं सीएम से मिला था। पिछली बार, पिछले टर्म की बात है, तब भी वो सीएम से मिले थे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी नेता, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सीएम से मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन कई बार टाइमिंग का जो फर्क होता है, टाइमिंग का जो इफेक्ट होता है, वो बहुत काउंट होता है। अब आप एक आसान सी बात लीजिए कि टाइमिंग का इफेक्ट रहा, संगठन में बदलाव हुआ कांग्रेस के, उसमें बिश्नोई नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा इस मसले पर। वो बात शायद हो पाई या नहीं हो पाई, ये तो कांग्रेस के लोग ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन उसी वक्त वो टाइमिंग उन्होंने चुनी कि वो सीएम से मिल गए। अगर ये टाइमिंग कुछ और होती, कहीं आगे पीछे होती, तो शायद इतना सवाल और इतनी चर्चा जो हम बिल्कुल सही बात शायद नहीं करते। लेकिन वो टाइमिंग परफेक्ट थी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में भी एक बड़ा नेता कांग्रेस को बीजेपी में गया, और साथ के साथ जो नाराज भी थे संगठन के बदलाव को लेकर, इन्हें लग रहा था कि संगठन के बदलाव को लेकर इनकी सुनी जाएगी, और जिस तरह से चीजें छन के आ रही थी राज्यसभा की सीट को लेकर भी, तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की। ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स भी हो सकती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई प्रेशर बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसमें माहिर भी। मेरे ख्याल से जो टाइमिंग चुनी गई है, आप भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो किस मंशा से ये टाइमिंग चुनी गई, किस मंशा से। हो सकता है जिस चीज की बात की जा रही हो कि नहीं प्रदीप जी, जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि ये हो सकता है कि ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स हो, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने जो एक और सवाल आपसे किया कि क्या इतना आसान होगा पाला बदलना उनके लिए? देखिए, कुलदीप बिश्नोई कोई ये पहली बार इस तरह की चीजें नहीं है, और वो अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, वो बीजेपी के साथ अलायंस भी कर चुके हैं। तो ऐसा कोई कुलदीप बिश्नोई के लिए मेरे ख्याल से अगर जिस तरह का अब कांग्रेस का सिनेरियो हो गया हरियाणा में, जिस तरह से कांग्रेस की हरियाणा की पॉलिटिक्स सिर्फ एक दायरे में सिमट के देखी जा रही है, चाहे वो विपक्ष के नेता के रूप में हो, या चाहे वो राज्यसभा के एक मेंबर के रूप में हो, चाहे वो संगठन के रूप में हो। देखिए, संगठन पे कौन हावी है कौन नहीं जानता। आप अशोक तंवर का कार्यकाल ले लीजिए, शैलजा जी का कार्यकाल ले लीजिए, संगठन तक भी नहीं बना पाए। तो ये साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस के हरियाणा के संगठन में किसका प्रभाव अधिक है। उसके प्रभाव को लेकर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है उनके लिए शिफ्ट करना। लेकिन अभी खाली इस मुलाकात के मायने मुझे नहीं लगता कि ये निकाले जाएं कि शायद कुछ फेरबदल की संभावनाएं हैं। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास प्रदीप जी। भारत भूषण जी, आपके पास क्या जानकारी है? भाई हमें तो यही बताया जा रहा है, ट्वीट करके तो यही जानकारी दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई कि मेरी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर मैंने बातचीत की है।
देखिए अमित जी, अभी तक जो बातें सामने आई वो तो यही आई है कि कुलदीप सिंह ने अपने जा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, लगता है फोन कट गया आपका। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास सर, कराता हूं इसको सही, दोबारा से पैच कराते हैं इसको। टीना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रही हैं क्या? टीना जी, कुलदीप बिश्नोई को रोक पाएंगे क्या आप? देखिए, अभी ऐसा मैं पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने देश को आजादी दिलाई, तो बहुत पुरानी पार्टी है। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सबकी आवाजें सुनी जाती है। हर व्यक्ति के अलग अलग मत हो सकते हैं। अब मैं इसको उदाहरण के साथ बताती हूँ कि जैसे परिवार के अंदर भी अगर कोई झगड़ा होता है तो राहुल गांधी ने साफ कहा है, राहुल जी ने, कि अगर किसी के साथ भी कोई मतभेद होता है तो आप आकर मीडिया में कहने के बजाय पार्टी के इंटरनल आकर उनसे बात करिए, उनसे अपनी समस्याएं बताइए और उस समस्या का समाधान होगा। उदय भान जी के अध्यक्ष बनने के बाद से अटकलें आई कि कुलदीप बिश्नोई जी ने ऐसा ट्वीट किया और उसके बाद ये हुआ। हालांकि देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने साफ साफ ट्वीट करके और साफ साफ अपने एक वक्तव्य में कहा था कि वो बहुत अच्छे नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे अध्यक्ष बन सकते थे और एक अच्छे बीजेपी नेता हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ पर अगर आपकी कोई मतभेद होता है तो उसके विचारों को पहली बार सुना जाता है। तो हमारे यहाँ भाजपा आरएसएस की तरह नहीं है कि एक ही व्यक्ति के ही सुनाई जाए, एक ही व्यक्ति के ही तो सब कुछ चलेगा उसी के। क्योंकि आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री, उनके सामने ना तो कोई मंत्री बोल सकता है, ना कोई केंद्रीय मंत्री, ना उनके सामने कोई आवाज उठा सकता है। तो एक तो ये बात रही। बात अभी आप देखिए कि देश के अंदर समस्या क्या है। 45 करोड़ युवा जो हैं वो अपनी आस छोड़ चुके हैं नौकरी की, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज ही के दिन देखिए किस तरीके से नहीं, अभी तो चिंता आपको टीना जी इस बात की करनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी को नेता आपके क्यों छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस नेता पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, खासतौर पर युवा नेता, आपको इस बात की चिंता भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी पार्टी को बचाना पड़ेगा ना। आप बीजेपी की चिंता छोड़िए, सबसे पहले आप अपनी चिंता करिए। जी, चिंता हमें पूरी है। आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति नाराज, हार्दिक पटेल की बात कर लीजिए, लेकिन इस समय देखिए कि हम लोग नहीं, जिन राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी सुनते नहीं है। उनसे कई बार शिकायत की जाती है, उनसे बातचीत भी की जाती है, उनको बताया भी जाता है, सब कुछ जानते हुए भी कोई जवाब नहीं देते हैं वो। उनसे सबसे पहली बात तो उनसे मिलना ही बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी सबकी बात सुनते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप तक जो हार्दिक ने जो अपने लेटर में लिखा, वो ये सब ऐसा होता है ना, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। आप देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हार्दिक पटेल को इतनी कम उम्र में। तो ये अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल हताश मत होइए, क्योंकि हताश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप काम करते रहेंगे, क्योंकि अब देखिए सत्ता में नहीं है, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। टीना जी, होता क्या है भाई, हार्दिक पटेल यही तो कह रहे थे कि पद मेरे पास था लेकिन पावर मेरे पास नहीं थी। कुमारी सैलजा के साथ भी तो यही हुआ कि पद उनके पास था, पावर उनके पास नहीं थी। तो यही तो दिक्कत आती है। आप पद तो दे देते हैं, लोगों को, नेताओं को, लेकिन उनके पास पावर नहीं होती है। जब पावर नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कौन काम करने के लिए रोक रहा है? उनको जिले के दौरे करने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए कौन रोक रहा था? कोई रोक थोड़ी रहा था। आप अगर मान लो मैं नेता हूँ और मैं अगर मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको हार्दिक को या इनको जो शिकायतें थी वो बेबुनियाद शिकायतें हैं। ये शिकायतें नहीं मानी जा सकती है। अगर आप सच में अगर आप नेता हैं तो आपको इस तरीके के बहाने सही नहीं लगेंगे। ये तो ये हो गया कि आपको सिर्फ सत्ता की लालच है। सत्ता की लालच होने की बजाय ये होना चाहिए कि आपके पास जो दिया गया है पार्टी की तरफ से, आप सोचो इतनी कम उम्र में आपको इतना बड़ा पद दे दिया गया है, उसके बाद आप काम नहीं करके दे रहे हैं। आपको आप जिताइए चुनाव, अगर आपके पास इतना ही, अगर आपके पास इतनी क्षमता है काम करने की। हार्दिक पटेल से तो सिर्फ हम, क्योंकि हम देखिए, हम सारे जो लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मुझे ये लगता है कि मैं हार्दिक तो गए, मैं टीना जी ये कह रहा हूँ, हार्दिक तो गए, आप चिंता करिए कुलदीप बिश्नोई की। इनको कैसे रोकें? अगर ये चलेगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। नहीं, ये इनसे तो बातचीत की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पार्टी सीएम से मिलना। राहुल गांधी ने तो अब तक समय नहीं दिया उनको मिलने का। राहुल गांधी से मिलने के तरस रहे हैं वो, अब तक समय नहीं दिया उनको।
हो सकता है राहुल जी के पास इस समय नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना कि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। भाई नवनियुक्त जो टीम है, जो नई टीम चुनी गई है हरियाणा की, हरियाणा कांग्रेस की जो नई टीम चुनी गई है उसको तो उन्होंने खुद बुलाया। उन्होंने राहुल गांधी ने उनको बुलाया है ना, समय उनको दिया। तो कुलदीप बिश्नोई के लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं वो, जब उनको पता है कि हालात ठीक नहीं है, लगातार नेता हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में अगर एक और विकेट गिरता है तो मुश्किल हो सकती है। मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भारत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ एक लाइन है कि जाखड़ जी कहना चाहती हूँ ये जो है कि हर किसी की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा थोड़ी है कि काम करते रहिए, आपको पार्टी में काम करने के लिए ठीक है टीना जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आप बार बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये जितने भी लोग जा रहे हैं या जाने की मंशा बना रहे हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं और इसीलिए वो विचारधारा से जुड़ा रहना, विचारधारा को ठीक है विचारधारा से जुड़ा। जवाब साहब आवाज आ रही है, अब आपको मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जवाब साहब, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं जी, या सिर्फ बस ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए अमित जी, जिस प्रकार से ट्वीट करके कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना वर्जन रखा है, उसके हिसाब से तो उनका कहना इस कारण से मिला हूं कि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के मिला हूं, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम कुछ दिनों से कांग्रेस में चल रहा है, उस घटनाक्रम को देखते हुए तो यही अंदाजा लगाया जाता है, यही आकलन राजनीतिक विशेषज्ञ भी लगा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी भी हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह से, सुनील जाखड़ जी की तरह से, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरह से, सचिन पायलट जी की तरह से, अन्य कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की तरह से वो भी आहत हुए हैं। रणजीत, आपने देखा होगा कि सुरजेवाला जी ने एक बयान दिया था थोड़े दिन पहले, जिस समय उदय भान जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, कि कुलदीप बिश्नोई सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए। इसका मतलब कांग्रेस का एक वरिष्ठ व्यक्ति, एक वरिष्ठ नेता, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कह रहा है कि कुलदीप बिश्नोई वाज द फिटेस्ट मैन टू बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, इसके कुछ अर्थ हैं, इसके मायने हैं। अभी हेमंत बिस्वा जी ने खुद कहा था कि मैं जब मंत्री था राहुल गांधी जी से बड़ी मुश्किल से 6 महीने बाद तो समय मिला था मिलने का, और जब मैं उनके पास गया तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कस कर रहा था, और वो अपने डाइनिंग टेबल पे अपने कुत्ते को जो है वो दुलार कर रहे थे और कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, और वही बिस्कुट उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया। अब एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार का कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हो किसी भी पार्टी का, उसका स्वाभिमान बड़ा है, उसने अपने स्वाभिमान को देखते हुए पार्टी को छोड़ा। इसी प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ हुआ, सुनील जाखड़ जी के साथ हुआ। सुनील जाखड़ स्वयं एक इस प्रकार की छवि के व्यक्ति हैं कि वो राष्ट्रवाद की भावना को मानते हैं, और वो समझते हैं कि कांग्रेस के काल में जिस प्रकार से पीछे पंजाब एक प्रकार से इस मुहाने पर जाकर के खड़ा हो गया कि पुनः वो आतंकवाद की बातें जो उठ रही हैं, स्वर उठ रहे हैं, जाखड़ उसके विरोध में रहे हैं। कैप्टन ने भी वही विरोध किया था, अमरिंदर सिंह ने, और दोनों का बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनको नोटिस दिया गया। तो ये कांग्रेस की गांधी परिवार की नीति है, अपनी ही पार्टी में शतरंज का खेल खेलते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में कोई भी शामिल रहेगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप भी ऐसे करेंगे। अगर आपकी पार्टी का कोई भी नेता अगर ऐसे करता है तो नोटिस तो आप भी जारी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अमित जी, पार्टी विरोधी गतिविधि होना निश्चित रूप से पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अगर पार्टी में कुछ गलत चल रहा है, वो खिलाफ है, उसमें अगर कोई बात रखी जाती है तो वो तो पार्टी के गांधी परिवार का अपनी पार्टी में शतरंज का खेल है। मोहरे बिछाते हैं, मोहरे बिछा करके हटाते हैं, किसी को 2-2.5 घर चलना है तो उसको 2.5 घर भी नहीं चलने देते हैं। अशोक तंवर जी उदाहरण है, कुमारी शैलजा उदाहरण है, इस प्रकार के उदाहरण है। आप एक बात बताइए मुझे, एक मिनट अमित जी पूरा कर लीजिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस में राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का वर्चस्व है, हरियाणा प्रदेश में हुड्डा परिवार का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए जो है अन्य नेताओं को और विशेषकर दलित समाज को जो है, पिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। इसीलिए जो है सुरजेवाला जी भी नाराज हो गए थे जब उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया, इसीलिए कुलदीप बिश्नोई जी भी नाराज हुए, इसीलिए शैलजा जी भी नाराज हुए, अशोक तंवर जी तो आज आम आदमी पार्टी में ही चले गए। तो ये जो शतरंज का खेल कांग्रेस के गांधी परिवार खेलता है, अपनी पोस्ट बचाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को जो है वो दांव पर लगा देते हैं, किसी को प्यादा बनाकर तो किसी को ऊंट बनाकर तो किसी को हाथी बनाकर। मेरा ये कहना, और दूसरी बात ये जोड़ना चाहूंगा, अभी राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ। ये चिंतन शिविर में सुना है कि
राहुल गांधी जी ने बहुत ज्ञान बांटा, ये उस ज्ञान का परिणाम है कि जो ज्ञान ये लोग अर्जित कर पाए, जो समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे इस पार्टी से बाहर निकलने नहीं, की मुझे आप एक यहाँ का बात ज्ञान बताइए हमें भारत समझ जी, में आ गया। भारत भूषण जी, मुझे एक बात बताइए आप जी, भाई, आप नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन आप धीरे धीरे आपकी पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है, कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, लगातार कांग्रेस मैं- पार्टी मैं- के जो दिग्गज नेता, जो तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, उनको आप ले रहे हैं, उनको आप बहुत पार्टी में बढ़िया शामिल करते प्रश्न जा रहे है, हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। कांग्रेस पार्टी ओ ह्यूम द्वारा बनाई गई संस्थापक थे। जिस पार्टी के संस्थापक ही विदेशी थे, जो अंग्रेजों के जमाने में बनी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, और अंग्रेज चले भी गए, लेकिन अंग्रेजियत जो है कांग्रेस के चरित्र में रह गई। अब वो धीरे धीरे इस देश को जागृत होने में समय लगा और देश जागृत हो गया है। उस अंग्रेजियत से देश बाहर निकलने का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, संकल्प है, लेकिन उसमें और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेस में भी जुड़ रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि आज भी गांधी परिवार जो है भारत जो टीना जी कह रही है, जो टीना जी कह रही है, खैर मैं लौटता हूं आपके पास, प्रदीप जी, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना आपके प्रश्न का उत्तर अमित जी यही है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, वो ये समझ करके आ रहे हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी इस देश के, इस राष्ट्र के उत्थान नहीं, आपकी पार्टी में आते इनकी विचारधारा बदल जाती है और पहले आप इनकी विचारधारा को कोसते हैं। मैं एक उदाहरण देकर नहीं हिजवाल साहब, ये तो बहुत बड़ा मजाक लग रहा है। आपकी पार्टी में आते इनकी विचारधारा बदल जाती है और पहले एक उदाहरण से अब हार्दिक पांड्या, भारतीय अब हार्दिक पटेल को देख लीजिए, आप हार्दिक पटेल को देख लीजिए ना, धारा 370, एनआरसी, सीएए और सब चीजें उनको याद आ रही हैं, और इससे पहले इन्हीं भारतीय जनता पार्टी इनको लेकर, सब विषयों को लेकर क्या बोलते थे वो, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। जी अमित जी सुनिए ना, अब आपकी बात का उत्तर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो शहद है, वो देसी घी है, जो मनुष्य मात्र के लिए तो अमृत का काम करता है, लेकिन अगर देसी घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी मर जाती है, उसको घी को पचा नहीं पाती है। इसी प्रकार से शहद को अगर कुत्ता खा ले तो कुत्ता मर जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में तो जो मानवता के आधार पे आएगा, जो राष्ट्रवाद के आधार पे आएगा, वो यहाँ रहेगा, वो शहद भी पचा लेगा, वो घी भी पचा लेगा, और जो इस प्रवृत्ति का नहीं होगा वो वापस भागेगा। अगर वो किसी और मंशा के साथ आ रहा है तो उसकी मंशा जैसे ही पूरी नहीं होती है, छोड़ करके भी जाते हैं, भाग के भी चले जाते हैं। लेकिन अगर जो राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ करके, लोग करके उसको उसके अनुसार काम करने के लिए पार्टी में आता है, उसका स्वागत है। कल भी स्वागत था, आज भी स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा। कांग्रेस मुक्त भारत खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, अब तो राहुल गांधी जी का भी एजेंडा यही लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना ही चाहिए। चलिए ठीक है। प्रदीप जी, टीना जी जो कह रहे हैं कि भाई अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और उसी के हिसाब से तमाम जो नेता अपना फैसला ले रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, आपको क्या लग रहा है ये कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, क्या इन नेताओं के ऊपर उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो हावी हो रही है, या वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है पार्टी के अंदर? देखिए अमित जी, राजनीति का पर्यायवाची शब्द है महत्वाकांक्षा, और राजनीति में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो बिल्कुल दावा करते हो कि हम सेवा के लिए आए, राष्ट्र हित के लिए आए हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा हर नेता के अंदर होती है और स्वाभाविक है। काम करता है पार्टी के लिए, दिन रात एक करता है, उसकी महत्वाकांक्षा भी उसके साथ रहती है। तो ये कह देना कि सिर्फ महत्वाकांक्षा है इसलिए ये जा रहे छोड़ के, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, रहा बात, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, तो बहुत लंबी लंबी बातें छोड़ रहे थे। यही लोग इनके जिन राष्ट्र हितों के कार्यों की ये दुहाई देते हैं, ये जब कांग्रेस में यही नेता थे तो इन्हीं राष्ट्र हित के कार्यों की आलोचना करते। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैंने कहा। हाँ, जी, सही बात है। आज इनके पास ऐसा कुछ गंगा जल है, चाहे वो शहद की बात करें, चाहे वो किसकी बात करें, ये जिस पे छिड़क जाते हैं वो राष्ट्र हित का समर्थक मान, और वो इनके राजनीतिक विरोधी कहते भी हैं कि इनके पास ऐसी एक वॉशिंग मशीन है। आप सीधी सी बात प्रदीप जी, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, महत्वाकांक्षा होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े, दूसरी पार्टियों के लोग आए उनके साथ जुड़े, लेकिन आप उनको ये कहें कि जो आपके पास आ रहे हैं वो राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, जो आपके पास नहीं आ रहे हैं वो राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचते, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। ये कहते रहे, बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बात भी सही है कि कांग्रेस की जिस तरह से हरियाणा और साथ लगते पंजाब में जिस तरह से लोग, उनके पुराने नेता
वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये चिंता का विषय होना चाहिए। इसको सिर्फ महत्वाकांक्षा से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि आखिर कहाँ कमियां हैं। ये बात जग जाहिर है, ये बात बिल्कुल अभी इन्होंने बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा, मैंने भी यही कहा कि एक ही परिवार के लोगों को या एक ही जगह को सत्ता का विकेंद्रीकरण करना या पावर का विकेंद्रीकरण करना, चाहे वो संगठन के तौर पे हो, ये बाकी लोगों को अखरता है, बाकी नेताओं को अखरता है, क्योंकि हर नेता अपने फील्ड में अपने तरीके से काम करता है और उसका एक समाज में महत्व भी होता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है। तो ये कह देना, अब मैंने आप उदाहरण भी दिया कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता, और अगर संगठन में भी पद उदयभान जी को मिले जो जाके सीधे ये बात करें और फिर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ये दावा करें कि आप संगठन 2 महीने में बन जाएगा, तो इसका अर्थ हाईकमान को देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह देना कि 2 महीने में संगठन खड़ा हो जाएगा, और पहले नहीं हो रहा, संगठन 8 साल से खड़ा नहीं हो रहा था, वो 2 महीने में खड़ा हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर संगठन को जोड़े रखना है, पता नहीं कांग्रेस का संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, हम राजनीतिक विशेषज्ञ की भूमिका में यहाँ आते हैं और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी सत्ता के साथ, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सोच और हमारी चिंताएं विपक्ष के साथ भी होती हैं, और विपक्ष अगर स्नेह कमजोर होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। बिल्कुल। तो हमारी चिंताएं भी हैं कि अगर विपक्ष में कोई पार्टी मजबूती से नहीं खड़ी है, उसका लगातार विघटन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष निरंकुश ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। मंथन इनका चला है उदयपुर में, शायद ये मंथन क्यों नहीं किया गया कि पार्टी हर स्टेट में क्यों कमजोर हो रही है, क्यों लोग उसे पुराने नेता छोड़ के जा रहे हैं, इस पे जरूर मंथन होना चाहिए। और लोगों में होती हैं, हर नेता में होती हैं, और सबको अपनी बारी का इंतजार भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी ताउम्र काम ही करते रहेंगे, ताउम्र संगठन से ही जुड़े रहेंगे या ताउम्र दरिया ही बिछाते रहेंगे। हर एक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस बारे में सोचना। बिल्कुल। टीना जी बोलिए, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही हैं आप। जी सर, पहले तो मैं प्रदीप जी को ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा, एक तो देखिए कि जब चाहे ज्योतिरादित्य हों या जितने भी लोग हों, इन लोगों को जब फायदा लेना था तब तक ये कांग्रेस में टिके रहे। जैसे ही कांग्रेस जो सरकार सत्ता से बाहर हुई, ये लोग पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग स्वार्थी लोग हैं। एक तो ये बात कहनी थी। दूसरी बात मुझे भारत जी से ये कहनी थी कि अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो सीएम बदले गए, उन पर इनका क्या कहना है। तीसरी ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो विपक्ष अपनी आवाज मजबूती से उठा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। मेरा जो कहना सिर्फ इतना है कि जो लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, या फिर कुलदीप बिश्नोई जी ऐसा कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है इस समय, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि एक विचारधारा को मजबूती के साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि हमारे से भी कुछ गलतियां हुई हैं। हम लोग वर्तमान सरकार से भी सीख रहे हैं, उनकी कमियों से भी सीख रहे हैं कि उनके अंदर कितनी कमियां हैं, जो अगर हम अब आने वाले समय में अगर सत्ता में आएंगे तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। एक दूसरी बात ये है कि चाहे हार्दिक हो, चाहे जितने लोग हैं जो अगर पार्टी के साथ, अगर ये लीडर नहीं है, इसका मतलब तो नहीं, लेकिन टीना जी एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना। टीना जी एक बात आपको समझनी पड़ेगी भाई, हार्दिक ये वाली बात कहना चाहती हूँ, 1 मिनट। हार्दिक पटेल ने, अगर ये लोग, मैं ये कह रहा हूँ टीना जी, हार्दिक पटेल ने भी अगर कोई फैसला लिया है तो हार्दिक पटेल इससे पहले लगातार संकेत दे रहे थे, और अब से नहीं, पिछले 1 महीने से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि हार्दिक पटेल पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। आपने कोशिश क्यों नहीं की उनको मनाने की? आपने कोशिश क्यों नहीं की कि वो पार्टी में बने रहें, जबकि आपको पता है कि वहां पर चुनाव होने वाला है? अगर हार्दिक पटेल जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपने इस पर विचार क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है कि आपको लगता है कि जो जा रहा जाए, जिसको आना आए, जिसको जाना जाए। अगर रवैया रहेगा तो फिर नुकसान होगा ना। नहीं, पर ये तो बात माननी पड़ेगी कि जो व्यक्ति लीडर है, जो डरता नहीं है, जो भाजपा और
आरएसएस की नीतियों के खिलाफ है, वो आवाज उठाता है, तो वो तो कांग्रेस छोड़ के जाएगा नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हार्दिक से तो बातचीत हो रही थी। सुनील जाखड़ 50 साल तक कांग्रेस में रहे। सुनील जाखड़ आज उन्होंने अपना दर्द बयां भी किया है। टीना जी, सुनील जाखड़ ने कहा है कि 50 साल तक मैंने कांग्रेस में रहकर, मेरे परिवार ने कांग्रेस में रहकर पार्टी की सेवा की, हमने जनसेवा की, लेकिन मजबूर होकर दुखी मैं आज इस पार्टी को अलविदा कह रहा हूं। 50 साल का समय कम नहीं होता है। उनके निजी हित है। अगर कोई व्यक्ति ने अगर ये सोच लिया है कि मुझे दूसरी पार्टी में जो सत्ता में है उसके साथ सत्ता का लोभ है, लालच है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो उसी पार्टी के साथ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपकी विचारधारा मजबूत है तो वो तो छोड़ के जाएगा नहीं। उसको पता है कि हमें अपने खुद के साथ, मतलब अगर कोई आत्मा से कांग्रेसी है तो वो तो छोड़ के जाएगा नहीं। अगर वो इस तरीके से है कि अगर अपना लालच और अपना हित साधना है तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं है। राहुल जी ने साफ कहा है कि जो लीडर है, जो डरते नहीं है, जो आवाज उठाते हैं, उनका स्वागत है। और जो लोग और संघ की विचारधारा को, जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए, सवाल लीडरशिप का है, सवाल लीडरशिप का है और सवाल लीडरशिप पर ही उठ रहा है। खैर, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ टीना जी आ रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जब तक एक परिभाषा दे दी है कांग्रेस प्रवक्ता ने कि जब तक वो आरएसएस और बीजेपी से लड़ सकते हैं तब तक तो वो कांग्रेस में रहे हैं। उसके बाद उनकी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो वो बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी आत्ममंथन भी कर लेना बहुत अच्छी चीज होती है कि कभी कभी आत्ममंथन भी कर लेना चाहिए कि वजह कुछ और भी हो सकती है। सिर्फ आप ये वजह ना निकालिए कि अगर कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नेता आपके प्रतिष्ठित नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। यह आत्ममंथन करने का समय है। इस तरह देर हो जाएगी अगर इसी तरीके से सब चलता रहा और ध्यान नहीं दिया इस पर। खैर, लौटता हूं आपके पास, आप दोनों के पास आता हूं। भारत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं अमित जी ये कहना चाह रहा था कि बहन टीना जी ने अभी ये कहा कि जो कांग्रेसी है, सच्चा कांग्रेसी है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर विरोध करता रहा है तो वही सच्चा कांग्रेसी है। और इसका अर्थ ये है कि 50 साल तक कांग्रेस की सेवा करना, और देश में श्री बलराम जाखड़ जी, स्वर्गीय बलराम जाखड़ जी ने भी बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई है। गवर्नर रहे हैं, लोकसभा के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, शायद कृषि मंत्री भी रहे हैं इस देश के। अब आप ये कहें कि उनके सुपुत्र जो है वो भी लगातार 50 सालों से कांग्रेस में थे, तो इसका मतलब तब वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विरोध नहीं करते थे? करते थे। लेकिन आत्ममंथन, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने भी कहा, इस पत्रकार है आपके, आत्ममंथन की आवश्यकता तो है ना। एक बात उन्होंने की कि केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये हमेशा कांग्रेस का एक रहा है, चाहे श्रीमती गांधी के समय पर रहा हो, चाहे राजीव जी के समय रहा हो, अब तब से सोनिया जी आई है। अरे 22 साल हो गए उनको, 22 साल से इस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कब्जा करके रखा है। अब चाहती है कि राहुल गांधी उस पर कब्जा करके रखें। पिछले 8 साल से 10 साल से कुछ भी नहीं है। संगठन के नाम पे देश में लगा लो, प्रदेश में लगा लो, नहीं है। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो निश्चित रूप से योग्य लोगों को, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, सिंचा और उसको संवारा है या इतना साल सेवा की है, उन लोगों को छटपटाहट होती है। अब अगर उनको लगता है कि जिस एजेंडे पे कांग्रेस पहले काम करती थी उस एजेंडे से हट करके काम करने लगा, या सत्ता लोलुपता के कारण ही जो है वर्चस्व बनाए रखने की बात न थी। मैंने पहले भी कहा ना, शतरंज का खेल चल रहा है। कौन से मोहरे को फिट करना है जो कि गांधी परिवार के पक्ष में बोलता रहे, गांधी परिवार के विपक्ष में ना जाए। अगर विपक्ष में जाएगा तो कांग्रेस ध्वस्त हो जाएगी, गांधी परिवार का वर्चस्व ध्वस्त हो जाएगा। मात्र एक ही लक्ष्य के कारण जो है मोहरे बदले जाते हैं, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे शैलजा जी हो, गांधी परिवार के खिलाफ कुलदीप जी का नाम आ रहा है। सर भारत जी मैं ये कह रहा हूँ, ज्वाल साहब, गांधी परिवार के खिलाफ तो ये G23 वाले जो हैं, जितने भी लोग हैं, कितनी बार इन्होंने बोला है, खुलकर बोला है। अगर पार्टी कार्रवाई करती तो उनके खिलाफ भी कर सकती थी। बहुत सारे नाम हैं। मैं अगर नाम गिनाने बैठूंगा तो समय लग जाएगा उसमें, ये आप भी जानते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं है। प्रमुखता से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुकाबले कोई और सशक्त या मजबूत व्यक्ति इनको दिखता, तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि भूपेश सिंह हुड्डा भी समय समय पर अपनी बात रखते रहे ना। अमित जी सुनिए ना, अमित जी सुनिए। मैं यही कह रहा हूँ ज्वाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ
कि भूपेंद्र सिंह, अगर आपकी बात को मान लिया जाए जो आप कह रहे हैं, अगर आप जो कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसकी कोई खिलाफत करेगा तो उसकी खैर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं मोटा मोटा, जो मैं समझ पाया हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनमें से एक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस बात पर खुलकर बोलते भी रहे, तो अगर सजा देनी होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलती, लेकिन वो तो मुझे लग रहा है मजबूत हो रहा है, वो तो मजबूत हो रहा है लगातार। मैं आपको उसी बात का उत्तर देना चाह रहा हूं। टीना जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति पार्टी को नहीं चला सकता है, उनमें कुलदीप बिश्नोई का इन्होंने नाम गिन दिया। अब उसके मुकाबले उनको लगा कि हुड्डा जी मजबूत हैं। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ शतरंज की चाल है। अपने पक्ष में हुड्डा को करने के लिए हुड्डा को यह अधिकार दे दिया गया कि भूपेंद्र सिंह जी आप अपनी इच्छा से बताइए किसको बनाना है, और बना दिया ताकि वो शांत हो जाए और ऐसे कमजोर नेतृत्व को, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं कर सकता है, उनके साथ खड़ा होकर के मजबूती नहीं दे सकता, उनको बाहर कर दिया गया। तो ये शतरंज का खेल यही है कि मेरे लिए फायदेमंद कौन है। अगर वो जिस प्रकार से अभी कह रहे कि दबाव की राजनीति शायद कुलदीप बिश्नोई खेल रहे हैं, दबाव की राजनीति हुड्डा ने भी खेली, दबाव की राजनीति में हुड्डा जीत गए, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार से, राहुल गांधी ने उनको संवार दिया, सजा दिया कि देखिए श्रेय आपको चला गया, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व आपके हाथ में आ गया है। चाहे लोग अलग हैं, नेतृत्व आज भी सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस ने दिया है और वो चाहते हैं कि इनकी रहनुमाई में कांग्रेस आगे चले। लेकिन ये चीज कहना कि वो लालच के कारण से जा रहे हैं, चाहे सुनील जाखड़ हो, चाहे विश्व शर्मा आए हो, चाहे हार्दिक पटेल जा रहे हो, आप जिस आकांक्षाओं के कारण हार्दिक पटेल को लेकर के गए थे, आपको लगा आज हार्दिक पटेल खुद धारा 370 खत्म होने का, सीएनए की बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो ये अब कर रहे हैं ना सर, पहले तो विरोधी कर रहे थे। मैं ज्वाल साहब यही तो कह रहा हूँ आपसे, दुरुस्त है, पहले तो विरोधी कर रहे थे, अभी तो कर रहे हैं समर्थन उसका। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अगर इन बातों को, विचार को, इन विचारों के कारण हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ रहे हैं या भाजपा के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो स्वागत योग्य बात है कि वो धारा 370 तोड़ने का, हटाने का, श्री राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, सीएनए की बात को वो समर्थन कर रहे हैं। तो एक वो लालच के कारण नहीं, वो एक विचारधारा को समझ गए हैं कि इस देश की आवश्यकता क्या है, इसका जनमानस क्या चाहता है, करोड़ों करोड़ों लोग इस देश की जनता के हैं, वो चाहते क्या है, हार्दिक पटेल को समझ में आया है। जाखड़ साहब ने भी वही कहा कि मैंने जो है राष्ट्रवाद को, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा, विशेषकर पंजाब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी उस समय वही बात की थी। दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इल्जाम ये लगा दिया कि वो अति महत्वाकांक्षी। अरे अति महत्वाकांक्षी कैसे कह सकते हैं? कैप्टन इतने समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, सुनील जाखड़ 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे हैं, उनके पिताश्री इतना लंबे समय तक राजनीति में रहे, कांग्रेस की सेवा में रहे, उनको अति महत्वाकांक्षी आप नहीं कह सकते। वो ये जरूर है कि वो उस कोर कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस को एक विचारधारा के साथ लेकर के चलाते रहे हैं उस समय तक। लेकिन जब धीरे धीरे ये हो गया कि कांग्रेस मात्र तुष्टीकरण, चाहे वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करे, चाहे वो अपने विचार गांधी परिवार के समर्थक जो है उनका तुष्टीकरण करे, तुष्टीकरण की राजनीति गांधी परिवार करता है। उस तुष्टीकरण के कारण जो है विघटन के कगार पर खड़ी है। जवाल साहब आ रहा हूं मैं। टीना जी बोलिए। जी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर हार्दिक पटेल एक समय में बीजेपी की बार बार आलोचना कर रहे थे, अचानक से उनके अंदर क्या हुआ कि उनको 370 भी अच्छा लगने लग गया, उनको राम मंदिर का इश्यू भी अच्छा लगने लगा। इससे पहले अगर हम लोगों की बातचीत होती थी तो कैसे वो लोग इस तरीके से क्रिटिसाइज करते थे, एक आलोचना इस स्तर पर करते थे, और अचानक से टीवी मीडिया और सारे ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो उन्होंने आलोचना की, आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो है वो साफ सुथरी है और दूध की धुली हुई है, क्योंकि उनको उस पार्टी में जाना है। सुनील जाखड़ का भी वही है, अगर आप जब तक जिस पार्टी में रहते हैं, फायदे लेते हैं, तब तक बड़ाइयां करने लग जाते हैं। वही मोदी जी कितने जुमलेबाज हैं, मोदी जी ऐसा करते हैं, या भाजपा के लोगों की बुराई कर रहे थे, अचानक से ये आगे। टीना जी माफी चाहूंगा, करके आपने कांग्रेस ज्वाइन करा दी, जरा वो बता दीजिए। अगर वो स्वार्थी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, तो क्या महत्वाकांक्षा के आधार पर वो कांग्रेस में आए? क्या लालच लेकर के आप कांग्रेस में लाए थे? क्या फायदा उन्होंने कांग्रेस में उठाया जो नहीं उठा पाए तो छोड़ के चले गए? जरा ये बता दीजिए।
22 साल की उम्र में जो व्यक्ति इतनी कम छोटी एज में आके कार्यकारी अध्यक्ष बन गया, वो कोई छोटी बात है। पार्टी में उसको इतना मतलब इतने बड़े पद पर, जहाँ लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं उस पद तक पहुंचने के लिए, एक तो ये बात है कि उस व्यक्ति को इतने फायदे दिए गए सरकार, मतलब ये राहुल गांधी जी की तरफ से। अगर वो पार्टी की तरफ डेडिकेटेड नहीं है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति में धैर्य बहुत जरूरी है। अगर धैर्य रखते हैं तो आपको एक ना एक दिन आपको जरूर अच्छे से पद और आपको काम मिलता है, लेकिन आप धैर्य नहीं रखते हैं और आप इस तरीके की मीडिया में आके इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, तो एक ना एक दिन आपको फिर आप बहाने मारते हैं कि नहीं हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये भी एक गलत बात है। दूसरा जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मायावी पार्टी बनती जा रही है कि किस तरीके से लोगों को इस तरीके से अटैक, यही लोग एक दिन वापिस आएंगे कांग्रेस में। ये मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप रख लीजिए अपने कटवे में। सामूहिक रूप से जितने लोग गए हैं उनको वापिस कांग्रेस में वापिस लेकर आएंगे, ये दावा है मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और टीना जी, ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए। मक्खी घी नहीं पचा सकती, मक्खी घी नहीं पचा सकती है। वो मक्खी अगर घी में बैठेगी तो निश्चित रूप से बनेगी। अगर वो मक्खी नहीं है, उसे गंदगी पसंद है, वो गंदगी की ढेर तो वापिस जाएगी, वो गंदगी के ढेर पर ही वापिस जाएगी। वो मक्खी जो है घी नहीं बचा पाएगी, मर जाएगी, गंदगी के ढेर पर ही चली जाएगी। जहाँ तक अमित, देखिए जी बोलिए। हाँ, आशावादी हैं और ये सोच भी रही है कि हाँ आप मंथन करेंगे, वापिस लेके आएंगे इनको। जो लोग वापिस आएंगे तो शायद आत्ममंथन की बात टीना जी कि मुझे राहुल गांधी से मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे बातचीत करनी है। मुझसे वादा कुछ और किया गया था और हो कुछ और गया, तो उस बात को वो काफी नाराज चल रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को कि किस बात को लेकर वो नाराज है। तो आपको लगता है कि ये जो आज जो फोटो उनकी ओर से ट्वीट किया गया, मुलाकात जो की गई है, इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए अमित, ये हर पार्टी की अपनी अपनी एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, उन्होंने किस तरह से काम करना है। मैं उस संदर्भ में तो नहीं जाऊंगा कि वो कांग्रेस ने कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उन्होंने नीति बना रखी है। मैं वो उस पे तो नहीं जाऊंगा, ये तो उनके दिग्गज और उनके जो आला कमान है या वो लोग हैं वही जाने। लेकिन एक वक्त देखिए ठोकरें कांग्रेस ने काफी खाई हैं। एक आध दो स्टेट को छोड़कर अब बाकी जगह कांग्रेस, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत है, तो अगर कांग्रेस ये सोचे कि वाकई हर स्टेट से, हर जगह से उनका पत्ता साफ हो रहा है, तो कोई ना कोई ठोस वजह भी होगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत परिवर्तन की उम्मीद, क्योंकि जिस तरह से अब वक्त परिवर्तित हो रहा है, उसी तरह से पार्टी के कार्यकाल, पार्टी के कार्यक्रम को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है, हर पार्टी एक ऐसा फेज आता है कि हर पार्टी नीचे चली जाती है। एक ऐसा फेज था बीजेपी की भी 2 सांसद थे, तो अगर कांग्रेस नीचे गई है तो बीजेपी ऊपर आई है। ये पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ शायद अगर कांग्रेस को वापस आना है तो बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। लेकिन भारत भूषण जी, स्वागत तो आप करने लगे भाई। सुनीता दुग्गल कह रही हैं कि स्वागत है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अच्छी बात है, ये संकेत अच्छे हैं जी। तो स्वागत तो आपने कर दिया है, चाहे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की हो या ना की हो, स्वागत तो आप कर चुके हैं। मैंने स्वयं कहा है, सुनीता जी ने भी यही कहा है, माननीय सांसद ने, कि कुलदीप जी के साथ पहले भी गठबंधन में हम काम किया है। हमने इकट्ठे मिलकर के चुनाव भी लड़ा है। कुलदीप जी ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, उनके विचार को समझा तो है। अब वो एक अलग बात थी कि वो जुदा होकर के चले गए, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं ये चीज तो थी कि भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस प्रकार की कार्य पद्धति है, ये तो वो जानते थे। अब अगर वो अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया ना, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का कोई विचार रखा है कि वो पार्टी में आना चाहते। उन्होंने कांग्रेस से, वो पूर्व में थे, पिताश्री भी कांग्रेस ही थे, वो कांग्रेस में विलय उन्होंने किया था। उस समय भी लोगों ने ये अटकलें लगाई थी कि अगर ये कांग्रेस में विलय किया है तो शायद कांग्रेस इनको कहीं अच्छी जगह पर जाके स्थापित करेगी। और उनको जिस प्रकार का उनका कद है, जिस प्रकार का राजनीति में उनके परिवार कर रहा है हिस्सेदारी कांग्रेस में, उनको मिलेगी। लेकिन फायदे का सौदा होगा हमारे लिए तो
हमारे लिए स्वागत की बात योग्य है क्या है? मैं तो बहन टीना जी को भी निमंत्रण देता हूँ, आप भी आइए। लेकिन अगर कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था रखती हैं और अगर आकर के यहाँ के घी को पचा सकती हैं, यहाँ के शहद को पचा सकती हैं, तो हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की बात, विकास की बात को, सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर के आना चाहता है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए टीना जी, प्लीज टीना जी कंप्लीट करिए, मैं आपके उत्तर का स्वागत करूंगा। देखिए, पिछले 8 सालों में केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। जो काम प्रमुखता से किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश में धारा 370 को हटाना, आपके समय में, नेहरू जी के समय में, आपको पता है ना, कश्मीर में परमिट से जाया करते थे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के लोग, परमिट था कश्मीर जाने के लिए। परमिट व्यवस्था को समाप्त कराने वाली भारतीय जनसंघ तत्कालीन और आज की भारतीय जनता पार्टी है। देश का पहला बलिदान जो है भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रथम अध्यक्ष ने, संस्थापक अध्यक्ष ने दिया था। उसी परिपाटी को इतने वर्ष लगे धारा 370 हटाने में, 35 हटाने में, 3 तलाक को लेकर के, श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सीएनए की बात करने के लिए, महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए, एक आम व्यक्ति के घर तक जाकर के पेंशन उसके अकाउंट में जमा कराने का काम, और जिस प्रकार से अब चल रहा है कि आयुष्मान योजना भी घर तक पहुंचाने का काम, 60 वर्ष की उम्र होने पर स्वाभाविक रूप से स्वतः ही उसकी पेंशन लग जाने का काम, अगर इस प्रकार का न्याय का काम एक व्यक्ति के घर तक पहुंचाने सारा का काम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोल दीजिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कमर्शियल के भी और घरेलू सिलेंडर दोनों के दाम बढ़ गए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर भी तो कुछ बोलिए। उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ बोलेंगे? अगर आप महंगाई के विषय पर, अमित जी, महंगाई के विषय पर अगर विस्तृत चर्चा करने चाहें तो बिल्कुल समय रखिए, उसी पर चर्चा कर लेंगे। हमारे पास, हम बिना आंकड़ों के बैठते नहीं है, सब आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि महंगाई, जवाहर साहब चलिए मुद्दे पर आते हैं, जवाहर साहब मुद्दे पर आते हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कुलदीप बिश्नोई अगर आते हैं आपके साथ, अगर कमल का दामन वो थामते हैं, तो आपको लगता है कि आपके लिए फायदे का सौदा है? 2024 में समीकरण कुछ बदलेंगे? देखिए, फायदे का सौदा सोच करके हम किसी को ना पार्टी में रखते हैं, ना किसी कमिटमेंट या वायदे के हिसाब से पार्टी में प्रवेश दिलाते हैं कि आप आएंगे या आप पार्टी में आए तो आपके लिए ये पद या ये मंत्री का पद या ये विधायक का टिकट, ये सांसद का टिकट या राज्यसभा का टिकट, इस तरीके से कंडीशनल भारतीय जनता पार्टी किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती है। विचारधारा पे आकर के पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, स्वागत है, लेकिन आपका मान सम्मान पार्टी सबका करती है, हर कार्यकर्ता का करती है, आपका भी किया जाएगा और योग्यता के अनुसार जैसे बात सामने आएगी उस हिसाब से आगे बात चलती है। लेकिन किसी कमिटमेंट, किसी वायदे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को अपनी पार्टी में इस वायदे से शामिल नहीं करती है कि आप आएंगे तो आपके लिए मुख्यमंत्री का पद शामिल है, आपके लिए, लेकिन जवाहर साहब उनको पता रहता है कि उनको पद मिल जाएगा, जवाहर साहब उनको पता रहता है कि उनको पद मिल जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा को आप देख लीजिए, माणिक साहब को आप देख लीजिए, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, उनको पता है पद मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ पार्टी का पैमाना अलग है तय करने का, भारतीय जनता पार्टी का पैमाना अलग है और राजनीतिक दलों का पैमाना अलग है। हम अपने पैमाने के हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहले हमारी विचारधारा से संतुष्ट है, विचारधारा के साथ काम कर पाएगा। जो हम चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है अपने कार्यशाला में, क्या उसमें फिट बैठता है? अगर वो फिट बैठता है तो स्वागत है। अगर प्रतिष्ठित नेता आता है तो इतना लंबा अनुभव राजनीति का उनके पास है, तो उस अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है नहीं, लेकिन जवाहर साहब ऐसा ना हो ना, जवाहर साहब ऐसा ना हो कि आप कांग्रेस के नेताओं को शामिल करते जाएं और आपके जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो मान के चलिए 10 साल, 15 साल, 20 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं, कहीं वो नाराज हो जाए? ऐसा होता है कभी कभी? जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, महत्वाकांक्षा राजनीतिक व्यक्ति में निश्चित रूप से होती है, वो किसी भी पार्टी, लेकिन महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा यानी कि इच्छा शक्ति और लालच दो अलग अलग शब्द है। इसके बाद आप ही के पास, इच्छा शक्ति और लालच दोनों अलग अलग शब्द हैं। राजनीति में काम करने का उद्देश्य से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो हम किस उद्देश्य से हैं कि हमारे लिए सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं। अगर राष्ट्र के काम के लिए पूरा जीवन समर्पण करना पड़ेगा तो कर दिया, पार्टी के लिए समर्पण करना है तो कर दिया, और उसके बाद पार्टी मुझे योग्य समझती है तो यहाँ तो घर बैठे लोगों को पार्टी कहती है इतने साल का पुराना कार्यकर्ता, इसको टिकट दे दो या इसको ये काम
दो, ये कर सकता है। तो यहाँ योग्यता के आधार पर जो है निश्चित रूप से पार्टी स्वयं ही काम देती थी। हमारे लिए तो संगठन में काम करना भी किसी मंत्री पद से या किसी विधायक के पद से कम नहीं है। मैं अगर प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ तो मैं गौरव महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे पार्टी का प्रवक्ता हूँ जिस पार्टी ने जो है इस देश को नई राष्ट्रवाद। ज्वाला साहब समय बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ प्रदीप जी, समय थोड़ा सा कम है, 20-20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ एक ही लाइन में एक बात कहूंगा। भारत जी भी कह रहे थे कि उनके हृदय में क्या है हम ये जानते हैं, तो मैं भारत जी को एक छोटी सी सलाह दूंगा कि दूसरी पार्टी के राजनेताओं के हृदय को मत टटोलो, कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं के हृदय में भी झांक के देखो। नहीं वो बात मैंने कह दी, मैंने कहा सुना होगा आपने। हरियाणा में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कार्यकर्ता की, कहीं ऐसे ना हो कि आप कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में अपने कार्यकर्ताओं को मुक्त कर बैठे। इसलिए थोड़ा ध्यान। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे नहीं है भारत जी, जमीनी हालात बहुत अच्छे नहीं है, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, देखिए कार्यकर्ता की हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप किसी गलतफहमी में तो रहिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल कहते हैं, स्वयं हमको कहते हैं कि आपकी पार्टी ने आपको क्या दिया। 25 साल से आप पार्टी में हो, लेकिन आपको क्या फायदा मिला? हमारा उत्तर ये होता है, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने कार्यकर्ताओं के फायदे के लिए काम नहीं करती हैं, उनको लोक लुभावने बातें समझा करके संगठन में नहीं जोड़ती हैं। कर्मठा के आधार पर जो है समर्पण के भाव से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, इसलिए काम नहीं करता कि मुझे पद चाहिए। वरना 30-30 साल 50-50 साल के कार्यकर्ता संघर्ष करते करते आज पार्टियां कई बार छोड़ करके चले गए होते। ठीक है, कोई नहीं गया। आखिरी कमेंट आपका 20 सेकंड। ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। देखिए भारत जी और भारत जैसे जितने बहुत सारे लोग हैं, राष्ट्र का नाम ले लेकर, मोदी जी खासकर राष्ट्र का नाम ले लेकर देश को लूट लिया इन्होंने, देश को बर्बाद कर दिया। आज लूटने वाली बात में मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र का नाम पर हिंदू मंदिर मस्जिद कर करके इन्होंने पूरे देश को लूट लिया, कंगाल कर दिया है। और अब जब लोगों के पास खाने को दाना नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, अभी भी ये राष्ट्र का ही गुणगान करते रहेंगे। खैर उस बात को हम किसी और दिन चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन ये जो राष्ट्र का गुणगान ही कम करे और काम पर ज्यादा ध्यान दे और महंगाई को कम करे। ठीक है, महंगाई को जी आप जहां तक कह रही ना कि अन्न के दाने की, ये मोदी जी का ही है। 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में घर में जाकर के राशन दिया जा रहा है। आपका समय होता तो ये देश जो है भूखमरी पे होता, यहाँ भूखमरी हो गई होती अगर आपका नेतृत्व होता तो। याद होगा 2014 से पहले आपके कार्यकाल में घोटाले होते थे, सारे अखबार घोटालों से भरे होते थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयले का घोटाला। लेकिन ज्वाला साहब वो भुगत रहे ना उसकी सजा, पिछले 8 साल से सत्ता से बाहर है घोटालों से ना, हरियाणा में सरकार में है ना केंद्र में है, तो सजा भुगत रहे ना, उसकी सजा भुगत रहे वो। तो इसमें इल्जाम हम पे न दीजिए ना। आप जो करना लेकिन ज्वाला साहब आपने भी 8 राज्यों में गेहूं देना बंद कर दिया है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 8 राज्यों में आपने गेहूं बंद कर दिया, चावल दे रहे हैं जी। चलिए ठीक है, समय के साथ बदलाव होता है और जिस तरीके के हालात पैदा हुए उसके बाद सरकार ने फैसला लिया। बहुत शुक्रिया आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ज्वाला साहब आपका, टीना जी आपका, प्रदीप जी आपका। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुलदीप बिश्नोई जो लगातार दबाव बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा उस पर नजर हम भी बनाए हुए हैं, आप भी बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।